वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.3 की इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो अभी तक हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया था कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी रियल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे करते हैं। अब अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना हो तो दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। एक तो डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए डॉट बी, अब या फिर ऐसे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों को निकालने का मतलब इनका प्रोडक्ट निकालने का प्रोसीजर दोनों का डिफरेंट है। स्केलर प्रोडक्ट अलग तरीके से निकलता है, वेक्टर प्रोडक्ट अलग तरीके से निकलता है और इनका ना सिग्निफिकेंस भी अलग अलग है। देखो, जब भी कभी डाइवर्जेंस की बात आती है ना, डाइवर्जेंस मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइवर्जेंस स्टडी करते हैं, एक पॉइंट से बाहर को कोई चीज़ डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। जैसे पानी की बूंद जब आप गिराओगे ना ज़मीन पर तो वो बाहर की तरफ को डाइवर्ज हो के ऐसा स्फेयर सा बन जाता है, जब आप बूंद गिराते हो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो जब भी हम डाइवर्जेंस स्टडी करना चाहते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पे भी इन्वॉल्व है वहाँ पर समझ लेना कोई टर्निंग फैक्टर या फिर कोई कर्लिंग फैक्टर जुड़ा हुआ है, जैसे टॉर्क निकालते हैं हम, ठीक है, तो उसमें रोटेशन इन्वॉल्व होती है ना, रोटेशन। तो जहाँ पर भी टर्न हो रही है ना कोई चीज़ या फिर कर्ल हो रही है कोई चीज़, वहाँ पर हम इस चीज़ का बहुत यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें होती है ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये निकालते कैसे, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा के इक्वल। देखो, एक वेक्टर ऐसा है, ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई ना कोई एंगल तो होगा ही, ठीक है। ये एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा, इसका कॉस, ठीक है, कॉस ऑफ दिस एंगल किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इनके मैग्नीट्यूड के साथ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो ये मैग्नीट्यूड है ना, सिंपल जब हम लिख रहे हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो इस मैग्नीट्यूड को आप। तो इससे हम डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करोगे। देखो ध्यान से सुनना, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मैं आपको बता देती हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, और इन दोनों के जो बीच में एंगल है थीटा, थीटा आपके पास गिवन है कि मैं बता रही हूँ आपको कि इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्रीज। तो आप बताओ अब मुझे कि ए डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ठीक है। पॉज करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और बताओ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। तो देखो आपने निकाल दिया होगा, 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड 2 था, बी का मैग्नीट्यूड 3 और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। 2 3 6 इंटू 6 कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है 3, इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया 3, ठीक है। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये नोटिस कर रहे हो आप, ये एक नंबर आया है, नंबर, स्केलर। नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड हो, आपको कोई भी चीज़ सिर्फ मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन दे रही हो, कोई नंबर में इन्फॉर्मेशन दे रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। और अगर डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी दे रही हो, अगर यहाँ पे मान लो कोई यूनिट वेक्टर होता या कोई भी वेक्टर होता तो वो होता है वेक्टर। तो क्योंकि ये रियल नंबर ही देता है हमेशा, ये जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा ए या बी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का, वो हमेशा स्केलर होता है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर देता है, ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ये अलग टॉपिक है। अभी हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बता दिया है कि दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। थीटा जहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू, 0 से पाई के बीच में हो सकता है ये,
ठीक है। अब और क्या है, अब इसके बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशंस, जो मेन चीज़ें होती है कि डॉट प्रोडक्ट में हम क्या चीज़ जनरली ऑब्जर्व करते हैं। एक तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि ए डॉट बी इज़ अ रियल नंबर। ये तो अभी हमने खुद ही ऑब्जर्व कर लिया इनके बताने से पहले ही, देखो कि ये रियल नंबर आया। फिर लेट ए वेक्टर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉट प्रोडक्ट बताती है। अब देखो, अगर किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे नंबर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, ज़ीरो आ जाता है अगर डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब ये आप कैसे बोल सकते हो 90 डिग्री बन रहा है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कॉस 90 डिग्री कितना होता है? कॉस 90 डिग्री तो ज़ीरो होता है ना। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ज़ीरो कॉस होगा तो ए का मैग्नीट्यूड चाहे जितना भी होगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना भी होगा, अगर कॉस 90 डिग्री है तो ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और याद रखना, ठीक है। अगर आपको कभी भी मतलब जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है कि चेक करो कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। तो कैसे चेक करते हो आप? डॉट प्रोडक्ट से। अगर ज़ीरो आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, नहीं आ रहा तो नहीं है परपेंडिकुलर। या कहीं पे ऐसे भी कंडीशन दे दी कि हाँ ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि हाँ जब ये चीज़ बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो क्या इम्प्लाई करता है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। ए वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर लिख लो, ये बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर और सेम ही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लाई होती है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि उसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आओ अब। If theta is equals to 0 then a dot b is equals to this thing। अब ये क्या चीज़ बोल रहा है कि थीटा अगर ज़ीरो हो, अब थीटा ज़ीरो हो इसका मतलब क्या है? कॉस यहाँ पे ज़ीरो है, कॉस ज़ीरो पे क्या होता है? कॉस ज़ीरो डिग्री कितना होता है? कॉस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़ीरो होता है कॉस, यहाँ पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे वन होता है, यहाँ पे -1 होता है, तो ज़ीरो पे हुआ 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज़ दैट थिंग ओनली, ठीक है। तो मतलब यही बच गया ना। तो ये भी ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पर इसमें ये बताने का क्या मतलब है? ये बताने का ये मतलब है कि अगर आप दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहो ना, दो सेम वेक्टर्स को, क्योंकि उन दोनों सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री होगा ना। दो सेम वेक्टर्स, आप ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री है इसके बीच का एंगल। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप लिख सकते हो, ये मेन बात है। अब ये चीज़ कहाँ काम आती है? ये चीज़ काम आती है आपकी यूनिट वेक्टर्स में, बहुत ज़्यादा काम आती है। देखो, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं ना दो वेक्टर्स की, पेज भर के रुको, जब भी हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, जैसे ए वेक्टर की कुछ 2i कैप होगा प्लस 3j कैप कुछ भी होगा, और बी वेक्टर होगा कोई कंपोनेंट फॉर्म में 3i कैप प्लस 2j कैप। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स भी मल्टीप्लाई होंगे जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे ना। तो देखो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे निकालते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप मल्टीप्लाई करोगे 3i कैप प्लस 2j कैप के साथ। अभी देखना क्या हो रहा है, ये देखो 2i कैप इंटू 3i कैप, इसके साथ भी होगा, ये 2 इसके साथ भी होगा, प्लस 2i कैप इंटू 2j कैप, प्लस अब इसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 3j कैप i कैप प्लस 3j कैप 2j कैप। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, तो ये 6 आ गया i कैप इंटू आई कैप, प्लस ये कितना आ गया 2 4 i कैप इंटू j कैप, प्लस 3 इंटू 1 ये आ गया 1 क्यों आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ कर दी, ये 3 इंटू 3 आएगा ना, 3 इंटू 3 9
जे कैप इंटू आई कैप प्लस ये देखो 3 इंटू 2 6 जे कैप इंटू जे कैप। अब ये देखो, ये चीज़ देखने वाली चीज़ है कि ये दोनों वेक्टर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जब सेम वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसका मतलब इसके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या लिख सकते हो आप कि आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता ही वही है जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इस वाले आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है। साथ में कॉस इन दोनों के बीच के एंगल कितना है, 0 डिग्री। आई कैप भी यहीं पे कहीं पे पड़ा हुआ है और दूसरा आई कैप भी यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल है, कॉस 0 1 हुआ तो टोटल 1 आया, तो यानी 6 लिख सकते हैं प्लस। अब ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हो आई कैप और जे कैप, ये हमने डिस्कस किया था कि आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को, के कैप जेड एक्सिस को। तो आई कैप और जे कैप के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, हर एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना, ऐसे। तो ये कॉस 90 डिग्री, अच्छा ये भी निकाल लो, जब करने ही लगे तो अच्छे से इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। अच्छा, आई कैप यूनिट वेक्टर है, अगेन इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। कॉस इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल। तो 90 डिग्री पे तो कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो यानी कि ये पूरी चीज़ 0 हो गई, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये 0 हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी जे और आई के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, ये भी पूरी चीज़ 0 हो गई। ये देखो सेम एंगल आ गया अगेन, जे इंटू जे, तो जे इंटू जे, जैसे आई इंटू आई 1 हुआ ना, जे इंटू जे भी 1 ही होता है, तो 6 + 6 ये 12 आ गया इसका आंसर। ये थोड़ा और डिटेल में करेंगे, पर आप देख रहे हो यहाँ पे कि थीटा का कितना महत्व है। थीटा 0 जब 0 है, मतलब दो सेम वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक साथ, तो आप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखोगे। ये हमने यहाँ पे भी देख लिया, देखो ये ऑब्जर्वेशन हमने भी ऑब्जर्व कर ली। नेक्स्ट, अब थीटा अगर पाई है, थीटा की वैल्यू पाई है, हटा दे, थीटा की वैल्यू अगर पाई है, पाई का मतलब क्या है, ये 0 है, ये पाई है। अगर थीटा जा करके यहाँ पे हो गया, अच्छा ये वेक्टर अगर मानो तो ये ऐसे ही पड़ा है, तो ये 0 डिग्री है। अब ये ऐसा करके हो गया है, ठीक है। इन दोनों के बीच का, दो वेक्टर्स के बीच में ऐसे एंगल बन रहा है, ये दो वेक्टर्स अलग अलग वेक्टर है, यहाँ ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, और इनके बीच में बन गया 180 डिग्री का एंगल। पहले तो ये दोनों एक ही जगह पे थे, ठीक है। 180 डिग्री का जब इनके बीच में एंगल बन गया तो क्या सिचुएशन होगी, तब कॉस 180 डिग्री निकाल लो कितना होता है, 180 डिग्री। कॉस की बात हमने की थी कि हाँ यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, तो ये तो -1 आ गया, ठीक है। तो मतलब माइनस का साइन आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी वेक्टर को उसके खुद के अपोजिट वेक्टर के साथ करोगे तो आपने बस माइनस का साइन ही लगा देना है, बाकी बात तो वही रहेगी, ठीक है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस है, ये आपको समझने की वो है, थोड़ा सा समझ लोगे ना तो थोड़ा कॉन्सेप्ट की और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, अब ये देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन 2 और 3 थी, ये यही वाली ऑब्जर्वेशन, ये जिनकी हम बात कर रहे थे, ये वाली और ये वाली जो ऑब्जर्वेशन थी कि परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और ये अगर सेम वेक्टर हो जाए तो ये हो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने बताया ये, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कि आई डॉट आई वेक्टर जो हमने देख भी लिया, अभी प्रूफ भी कर लिया, जे डॉट जे वेक्टर, के डॉट के वेक्टर, ठीक है, ये इक्वल टू 1 होता है। कहीं पे भी ये चीज़ आपको दिख जाए तो आप उसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। कहीं पे भी आपको ये चीज़ दिख जाए ना, ये चीज़, आप उसको डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और डॉट प्रोडक्ट किसी दो परपेंडिकुलर चीज़ का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी।
एंगल बिटवीन टू नॉन ज़ीरो। अब आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी है किसी क्वेश्चन में, मान लो फॉर एग्जांपल हर चीज़ दे रखी है, मैग्नीट्यूड बता दिया है कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ है, जैसे ए डॉट बी वेक्टर आपको बता दिया है कि इसकी वैल्यू 6 है मान लो, और आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दिया है, इसका मान लो 2 है, इसका मान लो 3 है, तो आप बताओ कि ये थीटा कितना है, एंगल कितना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप वैसे निकाल भी सकते हो, इसमें से इसी फॉर्मूले में से निकाल लो। देखो ए डॉट बी वेक्टर कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला याद रखना है, ए बी कॉस थीटा। थीटा कैसे निकालोगे, देखो ए बी दूसरी साइड ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा बच गया। अब कॉस भी दूसरी साइड ले जाओ तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, या फिर ऐसे बोलो कॉस इनवर्स दोनों साइड, जो भी आप बोलना चाहो। तो यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को पूरी अच्छी फुल फ्लेज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी बिना वेक्टर के, उसका मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। अब स्केलर प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि आपको कभी एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है कि नहीं। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, सी नॉर्मल मैथमेटिक्स में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वो भी कॉम्यूटेटिव होती है। आप 2 इंटू 3 करो, वो 3 इंटू 2 के इक्वल होता है, ठीक है। पर यहाँ पर डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व होती है वेक्टर में। वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये कॉम्यूटेटिव होता है प्रोडक्ट कि नहीं होता। तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब आप चाहे ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉम्यूटेटिव होता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है, ये जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ये भी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या करोगे, रफ पेज, ओके तो ये रफ पेज है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, मतलब कि जो अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो ना, देखो सिंपल सी बात है, आप अगर ऐसे करके नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ, अभी वेक्टर की बात नहीं कर रही, ठीक है। 2 + 3y, ठीक है, ऐसा करके कुछ दिया हुआ होगा, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 2x + 3 to 6 ओके 3xy, मतलब x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। तो वैसे ही आप वेक्टर में भी कर सकते हो। वेक्टर, क्योंकि वेक्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग, वेक्टर नॉर्मल मैथमेटिक्स जैसी जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे ना, ये वेरिएबल्स के साथ काम करने वाला, मैग्नीट्यूड के ही साथ काम करने वाला, इसमें डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व है। तो अगेन ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2। ये क्या प्रॉपर्टी है कि लैम्डा ए डॉट बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा बाहर भी निकाल दो तो भी वही बात है, ए डॉट बी। इसी के अभी ये तो एडिशन में था ना, ये एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। नेक्स्ट चीज़, अब इसका लास्ट टॉपिक जो डॉट प्रोडक्ट का है, इसके बाद प्रोजेक्शन वाला स्टार्ट कर देंगे। जो ये चीज़ है, ये बताई हुई है कि अगर ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो, अभी तो हम सिंपल इसी की बात कर रहे थे ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड वगैरह सब गिवन है आपको, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल दोगे सिंपल डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपके पास ये कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हो वेक्टर्स, वैसे तो हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया ना कंपोनेंट फॉर्म में, बट सिंपल सी बात बताती हूँ कि इनको इतना बड़ा, इतना लंबा सा प्रोसीजर करने की आपको हर बार ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, एक एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं, वो कैसे होता है, कंपोनेंट से कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, ठीक है। और देखो आई कैप वाले जो भी कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो,
2 इंटू 3, जैसे हम प्लस करते थे ना, प्लस भी तो कंपोनेंट से कंपोनेंट ही करते थे, तो इसमें भी कंपोनेंट से कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 हो गया। आई कैप छोड़ो, ये नहीं लिखना है आपने, ठीक है। और 3 इंटू 2 हो गया 6, 12 इसका आंसर आ गया। देखो कितना टाइम लगा, ज़्यादा नहीं लगा। और इसमें से निकालने में कितना टाइम लगा, थोड़ा ज़्यादा लगा। बट ये जो इसके बैकग्राउंड में चीज़ हो रही है ना, इस सिंपल सी चीज़ के बैकग्राउंड में वो ये चीज़ हो रही है, ये है बैकग्राउंड वाली चीज़। ये सब हमने कर लिया फाइंड आउट। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला पता हो, हमें मेथड पता हो, तो हमने कितने आसानी से निकाल दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, सिंपली कंपोनेंट देखो आप, A1 को B1 से मल्टीप्लाई करो प्लस अगला कंपोनेंट उठाओ, अब A2 को B2 से मल्टीप्लाई कर दो, A3 B3 से, और सारी डायरेक्शंस वगैरह ड्रॉप कर दो। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मतलब होमवर्क भी नहीं, अभी का ही वर्क, अभी आप सॉल्व करो इसको ज़रा। 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप एंड बी वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसको करो मल्टीप्लाई, पॉज करो वीडियो और मल्टीप्लाई करके देखो। मैं भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ। इसका आंसर ये आना चाहिए आपका। देखो कितना सिंपल था इसको करना। ये है डॉट प्रोडक्ट। थोड़े और एग्जांपल्स देखने होंगे तो आपने और चलो अभी कर ही लेते, एक और आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। 3i कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर 3k कैप। ये कर लो, चलो j कैप रख लो यार, इतना टफ क्यों करना आपने। हाँ ठीक है, ये चीज़ करो। आई तो है नहीं यहाँ पे, तो 3 इंटू 0 0 ही होगा, प्लस 2 इंटू 3 6 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो अब प्रोजेक्शन और क्वेश्चंस करेंगे हम, एक्सरसाइज में करेंगे बाकी क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज के लिए भी छोड़ देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे इसमें। सी प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन को ना आप किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन, ये मेरे पेन को आप वेक्टर समझ लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ पे जो एरो लगा होता है ना वो ये समझ लो। अब इस वेक्टर की प्रोजेक्शन का मतलब इसकी शेडो, ये समझ लो नॉर्मल जनरल टर्म्स में कि इसकी शेडो, अगर मैं यहाँ से लाइट इस पर डालूंगी, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से, ठीक है, तो इसकी शेडो कुछ ऐसी बनेगी ना, ये देखो ऐसी, कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। अब मैं इसको टेढ़ा टेढ़ा करती जाऊंगी तो इसकी शेडो भी ऐसी ऐसी आती जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसका एंगल चेंज कर रही हूँ, मैं इन दोनों के बीच का एंगल चेंज कर रही हूँ, इसका और इसकी शेडो के बीच का, ठीक है। तो ये ऐसे 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 होता जाएगा, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। और जब ऐसे करके होगा तो इसकी शेडो कितनी होगी, यहीं पे होगी ना, इसकी शेडो कुछ होगी ही नहीं, मतलब इसी के नीचे दबी हुई होगी इसकी शेडो, ठीक है। और फिर अगेन, मतलब देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे शेडो बनती जाएगी इसकी। तो मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर को आप ये समझ लो कि किसी वेक्टर की शेडो आप निकाल रहे हो, ठीक है, जनरल टर्म्स में ध्यान रखने के लिए। आइए देखो, ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन जो वेक्टर होगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे इसकी शेडो। अभी यहाँ पे ये देखो, अब अगर ये ऐसे हो गया तो यहाँ पे जैसे शेडो बनेगी, ठीक है, बिल्कुल टॉप से अगर आप इसकी लाइट लगाओगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से लाइट लगाओगे तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। इस लाइन पे देख रहे हैं हम शेडो की, इस लाइन पे कहाँ पे आएगी, ठीक है।
तो इस लाइन पे ये जो शेडो जहाँ तक बनी ना, यहाँ पर अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ कर लोगे उसको बोलते हैं आप प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी जो थ्योरी है वो भी पढ़ लो। ये सपोज अ वेक्टर ए बी मेक्स एन एंगल, यहाँ पे वेक्टर ये ए बी है जो कि एंगल थीटा बना रहा है विद अ गिवन लाइन, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिखा? सी डायरेक्शन देना ना बहुत ज़रूरी है। आप रोटेशन करते जाओगे, ठीक है, रोटेशन करते जाओगे तो अब इस एंगल को आप 60 डिग्री भी बोल सकते हो, इसको भी आप 60 डिग्री बोल सकते हो। तो आप तो 180 डिग्री तो फिर कहीं पे रहेगा ही नहीं ना। ये भी 0 डिग्री हो जाएगा, फिर इस हिसाब से ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमें कोई इनिशियल पॉइंट लेना पड़ता है कि हाँ चलो हम यहीं से एंगल लेना स्टार्ट करेंगे। तो हम वैसे भी यहीं से करते हैं ना, यहीं से 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, 45, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे आगे, फिर यहाँ पे 180 डिग्री, ऐसे ही करते हैं ना हम एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी वैसे ही कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एंगल लिया हुआ है। तो ये जो वेक्टर है, अब आगे लिखा है द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन लाइन दिस इज अ वेक्टर पी। ये बोलना चाह रहा है कि इसका जो प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो भी एक वेक्टर ही है, उसका जो नेचर है, ठीक है, इसकी जो शैडो मान लो या जो भी मान लो, ठीक है, उसका नेचर क्या है, वो भी एक वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा। देखा आपने वो चीज़ देखी थी आपने कि शैडो कैसे चेंज हो रही थी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे करके तो इतनी बच गई थी ना। तो एंगल पे भी डिपेंड कर रही थी कि कितना एंगल है। जब यहाँ पे था तो शैडो बिल्कुल यहाँ पे आई, जब यहाँ पे था तो शैडो कैसे पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी, यहाँ तक पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा, तो इसकी शैडो तो इसके नीचे आ जाएगी ना। ये देखो जैसे ऐसे आ रही है, बिल्कुल नीचे आ जाएगी इसके, ठीक है। तो मतलब एंगल का भी फ़र्क पड़ रहा है और इस पेन का मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, उसका भी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, दो चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है। तो ये है प्रोजेक्शन, और इसकी साइड क्या होगी इस पी वेक्टर की, वो डिपेंड करेगा किस पे, इस थीटा एंगल पे, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो थी इंट्यूशन वाली बात कि आपको पता चले, समझ आए आपको ये चीज़ें क्या चल रही है। यहाँ पे भी वही है, ए वेक्टर दिखाया हुआ है थीटा, थीटा जब 0 से 90 के बीच में ऐसे आप प्रोजेक्शन देख सकते हो। थीटा थोड़ा और बढ़ा दो, ऐसी प्रोजेक्शन आएगी, और बढ़ा दो थोड़ा थीटा, ये देखो यहाँ पे 180 डिग्री से भी ज़्यादा कर दिया है तो ऐसी प्रोजेक्शन आएगी। इस लाइन पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं ना क्योंकि हम, अब और बढ़ा दो एंगल तो ऐसी प्रोजेक्शन आएगी। ठीक है, ये चीज़ है जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो आपको समझ नहीं आती ना। अब ये जो पी वेक्टर है ना, ये जो पी वेक्टर है इसको बोलते हो आप प्रोजेक्शन वेक्टर। लेकिन जब हम पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसको हम सिंपल प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चंस यही पूछते हैं कि आप प्रोजेक्शन निकालो। ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पूछ रहे होते, वो प्रोजेक्शन निकालने को बोल रहे होते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड से ज़्यादा काम होता है हमको। ठीक है, तो अभी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं इसकी भी। इसमें जो मेन बात है ना प्रोजेक्शन वेक्टर की, वो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोजेक्शन वेक्टर किसी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या है वो भी हम चेक कर सकते हैं, और वही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस भी उसका काफ़ी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो ए वेक्टर की बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन हम ऐसे देख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, बी वेक्टर की डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, कि ए वेक्टर कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो अब ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट के यूज़ से कि ए डॉट बी वेक्टर निकाल लो ओवर जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर उसका। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके बेसिस पे, पहले ऑब्जर्वेशंस बाकी देख लेते हैं। इफ़ पी वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन देन प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन लाइन एल इज़ गिवन बाय, ये वही बात बोल रहा है कि अगर पी यूनिट वेक्टर है ना तो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन किसी लाइन पे क्या होगी, ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करें। वही बात है ये कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, ये सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट। ठीक है,
अभी ये चीज़ तो हमने एक्सप्लेन कर दी थी, ये याद रखना चीज़, ये कॉम्पिटिटिव्स में भी बहुत आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इसको कि ऐसे निकालते हैं प्रोजेक्शन एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे। अब अगर थीटा 0 डिग्री है तो प्रोजेक्शन वेक्टर विल बी ए बी, मतलब अगर थीटा 0 डिग्री है तो शेडो ऐसी बनेगी, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन है 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री है ना, ऐसी है प्रोजेक्शन, ये वेक्टर ऐसा है, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन वेक्टर कैसा होगा, इसकी प्रोजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन तो ऐसी है ना शेडो की। देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर की, ए बी वेक्टर अब यहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है इस पेन का और ये फाइनल पॉइंट है। तो ए टू बी इसकी जो प्रोजेक्शन है शेडो तो वो ऐसी ही रही ना, इसी डायरेक्शन में रही, तो बी ए, ठीक है, यही बताना चाह रहा है। और क्या बता रहा है कि अगर पाई/2 है, मतलब आप ऐसे रख दो पेन को, ठीक है, ऐसे वेक्टर को रख दो, या फिर 3π/2 है, या ऐसे रख दो, तो प्रोजेक्शन कितना होगा, 0 होगी प्रोजेक्शन, कुछ होगी नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो ये आया क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सी ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि प्रोजेक्शन ए वेक्टर की बी वेक्टर पे। अब यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन भी काम आने वाली है, वो जो डॉट प्रोडक्ट आपने किया था। सी प्रोजेक्शन निकालते हैं, प्रोजेक्शन ए वेक्टर की बी वेक्टर पे, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड बी का, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल लो पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या है ए वेक्टर, ये यहाँ पे लिख ही लेती हूँ, आप निकाल सकते हो ये फटाफट से, खुद से भी हो सकता है आप मुझसे जल्दी निकाल लो। फॉर्मूले में आप पुट ही तो करना है, आपको एक बार फॉर्मूला पता हो तो आराम से पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6 प्लस 2 × 1 2, तो ये आ गया 6 7 8 9 10 आ गया। और मैग्नीट्यूड भी की भी ज़रूरत है, ये चीज़ निकाल देना, मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ये था ना, यहाँ है, ये भी अभी यहाँ पे, यहाँ से देख लो, चलो बी वेक्टर यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस, पहले अंडर रूट लगा लेते हैं, 2, इस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 1, इसका भी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 4 + 1 5 6 का अंडर रूट। तो इसका मतलब जो प्रोजेक्शन वेक्टर आएगा, जो प्रोजेक्शन आएगी, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं, सिर्फ प्रोजेक्शन पूछा है ना, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पूछा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर आ जाएगा, ये पुट कर दो इसमें वैल्यूज़, ए डॉट बी कितना था निकाला, 10 निकाला ना, और ये √6, ये आ गया आंसर, ठीक है। देखो 10/√6 ऐसे करते हैं। तो यही चीज़ है आपकी पूरी एक्सरसाइज में, थोड़ा घुमा फिरा के चीज़ें पूछी हुई है, इसलिए ये इंट्रोडक्शन सेशन इम्पॉर्टेंट होता है कि इंट्रोडक्शन में ही कुछ आपको बता दूं, मैं अच्छे से एग्जांपल्स से समझा दूं कि ये बेसिक चीज़ें क्या है, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़रूर, भूल जाते हो आप, कर देना, कमेंट में बता देना और शेयर कर देना।